from the Uddhav Thackeray Sena, Mr. Chintamani Kharkanis, our very old friend. Chintamani Kharkanis साहब नमस्कार. नमस्कार. जय महाराष्ट्र. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. जय भवानी, जय शिवाजी. नमस्कार सर, बड़े दिनों के बाद आए हैं. एक श्लोक के साथ शुरुआत हो प्लीज. श्लोक क्या है कि ये पॉलिटिक्स में ज्यादा श्लोक नहीं बैठता है लेकिन पॉलिटिक्स के लिए बहुत कम श्लोक रहते हैं. और ऐसा देखेगा तो आज का जो पॉलिटिक्स है, आजकल जो पॉलिटिक्स का लेवल है जी, वो लेवल में तो श्लोक बिल्कुल नहीं बैठेंगे, क्योंकि श्लोक एक उच्च विचार रहता है जी. और ये पॉलिटिक्स उच्च विचार के साथ नहीं है. अभी एक ही मैं एग्जांपल उसके बारे में दे सकता हूं कि हमारे पास ये जाति भेद का जो सिलसिला चालू है जी, ये जाति भेद के सिलसिले में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इसके बारे में हमेशा बात होती है. जी, और ब्राह्मण ब्राह्मण डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी जातियां हैं, क्षत्रिय में भी बहुत जातियां हैं. जी, ऐसी ऐसी बहुत सारी जातियां मिलके ये समाज, भारतीय समाज बन गया है, वो बनाया गया है. एक्चुअली ये बन गया नहीं है, बनाया गया है. उसके लिए उसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है. और देखो कि जब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वृत्ति था, ये जाति नहीं था. वृत्ति बोलेगा तो ब्रह्म जानती सा ब्राह्मणा. क्षत्रिय के बारे में कालिदास ने लिखा है, उसने राजा दिलीप का वर्णन किया है. व्यूढ़ो रसका वृषभ स्कंधा शाल प्रांशुल महाभजा आत्म कर्म क्षमम देहम शात्रो धर्म विवाक्षिते. व्यूढ़ो रसका मतलब जिसका बैल रहता है ना, उसके जैसा उसका स्कंद खांदा है. वृषभ स्कंदा, सिंह जैसी वृषभ स्कंदा. व्यूढ़ो रसका बोलेगा तो सिंह जैसी छाती, बैल जैसा उसका खांदा. आत्म कर्म क्षमम देहम मतलब खुद की रक्षा वो कर सकता है और समाज की भी रक्षा कर सकता है. वो क्षत्रिय होता है. जिसके हाथ में शस्त्र धरने की ताकत नहीं है वो अपने आप को क्षत्रिय नहीं बोल सकता है. जी. और समाज का संतुलन करने वाला वैश्य और समाज शुद्धि करने वाला शूद्र, ऐसी जाति व्यवस्था नहीं थी, ऐसी वर्ण व्यवस्था थी. ये वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में डाल के और उसमें पॉलिटिक्स में घोल के ये लोगों ने समाज का सत्यानाश कर दिया. और इसके लिए ये सब हो रहा है. अभी ये जाति का मिनिस्टर, वो जाति का मिनिस्टर, उसका प्रतिनिधि ये सब करके ये लोगों ने वृत्ति का नाश कर दिया और जाति का उदय हो गया. उसके वजह से ये समाज का संतुलन बिगड़ गया. आज बीजेपी के पूरे महाराष्ट्र में सामना के दे बर्न द कॉपीज. उनका कहना है कि ये उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी ने जो किया वो गलत किया. देवेंद्र फडणवीस जी का डिफेम किया और फडणवीस जी ने कुछ दिन यही पहले ये बोला था कि उद्धव जी ने धोखा दिया. उद्धव जी बेट्रे किया था देव फडणवीस जी को, और देव फडणवीस जी ने पूरे उद्धव सेना को खींच के इस तरफ लेके आए. तो आज जिस प्रकार सामना से लिखा, क्या बीजेपी कह रहा है कि डेरोगेटरी, बहुत नीचे स्तर का पॉलिटिक्स कर रहा है उद्धव सेना. हाउ डू यू सी सर, क्या नीचे स्तर का पॉलिटिक्स चल रहा है? अभी कौन नीचे स्तर का पॉलिटिक्स कर रहा है ये महाराष्ट्र की जनता जानती है. देखो, ये बीजेपी का कहना या फडणवीस का कहना हमारे ऊपर अन्याय होगा, हम हो गया, हमको फंसाया गया, हमारा विश्वासघात किया गया, ये कहने के लिए उनकी तरफ से तो ठीक है. लेकिन असल बात क्या है, ये बात हमारे उद्धव जी ने बताई और तभी से उनको बहुत बुरा लगने लगा. सामना में जो बात छप के आई वो 100% सही है और सही बात होने के बाद में उनको मिर्ची लग गई. अगर वो बहुत लोगों को पूछा जाता है कि आपने सामना में ये न्यूज़ पढ़ा है क्या, तो वो लोग बोलते हैं, भाजपा के लोग बोलते हैं हम लोग सामना नहीं पढ़ते. अगर आप सामना नहीं पढ़ते तो सामना का एडिटोरियल इतना गौर से क्यों पढ़ते कि हर एक शब्द के ऊपर
आप रिएक्ट करते हैं, ऐसा क्यों जी। करते हैं? अब अगर आप सामना को वैल्यू नहीं देते तो ये सामना के ऊपर ये सब हंगामा क्यों खड़ा करते हैं? इसके लिए कि सामना जो बोलता है वो उनको चुभता है, सामना सच बोलता है, और सामना सच बोलता है, ये तो सामना बोलेगा तो शिवसेना का और उद्धव जी का आवाज है। इसके लिए उनको बहुत गुस्सा आता है। जो बोला गया वो सच बोला गया, और जो हो गया वो भी सच हो गया, क्योंकि हमारे उद्धव जी ने माँ बाप की शपथ लेके बताया कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस नहीं है। और अभी देखो ये देवेंद्र फडणवीस की हालत कैसी है, देखो उनको एक मुख्यमंत्री के नीचे काम करना पड़ता है, वो ब्राह्मण नहीं है। अभी यहाँ पे भी जाति व्यवस्था आ गई, उनको बहुत खराब लग रहा है। दूसरा जो उप मुख्यमंत्री आ गया वो भी ब्राह्मण नहीं है। जी। मतलब दोनों नॉन ब्राह्मण के नीचे उनको काम करना पड़ता है। वो जो पवार साहब आए हैं तो उनके हाथ में फाइनेंस है, तो फाइनेंस बोलेगा तो उनकी पूरी नाड़ी उनके हाथ में है, उनकी पूरी डोर उनके हाथ में है। इसके लिए ये दोनों के अंडर उनको काम करना पड़ता है, उनका उन्हें बहुत दुख है। और जब भी एकनाथ जी शिंदे को उन्होंने मुख्यमंत्री पद के ऊपर बिठाया तभी उनको सत्ता के बाहर रह के उनको कंट्रोल करने का था, लेकिन अमित शाह जी ने ऊपर से फोन करके उनको बताया कि आपको सत्ता में बैठना ही पड़ेगा, आप उप मुख्यमंत्री का चार्ज ले लो। तभी उनको लेना पड़ा, उनकी इच्छा नहीं थी। उनको ऐसा लगा कि मैं ऐसा पॉलिटिक्स खेलूंगा जब भी मैं चाहूंगा, और जैसा मैं चाहूंगा वैसा महाराष्ट्र की सरकार चलेगी, और अगर मैं चाहूंगा तो ये सरकार मैं कभी भी गिरा सकता हूं। लेकिन नहीं हो गया, अभी तो उनके सहारे उनको चलना पड़ता है। इसके लिए उनको बहुत तकलीफ हो रही है। कारखाने साहब, कहने का मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में अगर ये सरकार टिकी हुई है, एक तरफ एकनाथ शिंदे, एक तरफ अजीत दादा पवार, और बीच में देवेंद्र फडणवीस और उनके 103 लोग, 105 हुआ करते थे, अब 103 रह गए हैं। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ये सरकार चल तो रही है सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की वजह से, अगर देखा जाए तो नंबर्स को अगर देखा जाए, और देवेंद्र फडणवीस जी सबसे ज्यादा परेशान है। मतलब ये क्या विडंबना है, ये बड़ी अजीबोगरीब सरकार है सर, कुछ समझ में नहीं आ ये रहा है। अजीबोगरीब सरकार है, सचमुच अजीबोगरीब है। जी। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का सैंडविच हो गया है, जी। ना सत्ता के बाहर जा सकते हैं कि ना सत्ता के अंदर रह सकते हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आ गई है। करेक्ट। और इसके लिए ही हैज बिकम इम्पेशेंट। उनका ऐसा ऐसा कहना था कि हम लोग इनको दोनों को संभालेंगे, मतलब पहले एक को बाद में दूसरे को। सत्ता भले नाम के लिए कुर्सी के ऊपर वो बैठे हैं, लेकिन सत्ता की डोर और डिसीजन सब मेरे हाथ में रहेगा। जी। अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है। जी। अभी तो उनकी बहुत हालत सैंडविच जैसी हो गई है, ना बाहर जा सकते हैं सत्ता के, ना अंदर रह सकते हैं। इतनी खराब हालत होने के बाद में उनकी जो संघ की जो परिवार है, वो संघ का परिवार भी अभी बहुत खतरनाक स्थिति में है। वो बहुत बेचैन है। उनको ना ये सत्ता उनको डाइजेस्ट हो रही है, ना सत्ता के ऊपर वो बाहर आ गए हैं, बाहर आ सकते हैं। इसके लिए ये महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति बहुत बेकार हो गई है। गडकरी साहब, आपने कहा कि संघ बीजेपी से दूर चला, डिवाइड हो गया है। पृथ्वीराज चौहान जी भी कुछ दिन पहले बोल रहे थे, जो पृथ्वीराज चौहान जी कांग्रेस के लीडर है, वो कह रहा है कि संघ आजकल मोदी जी के फेवर में नहीं है एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपको कैसे ये अनुमान लग रहा है? बिकॉज क्या है, आपने भी स्टेटमेंट दिया, पृथ्वीराज चौहान जी भी स्टेटमेंट दे रहे, बिकॉज आज संघ का एजेंडा अगर कोई फुलफिल कर रहा है तो मोदी जी है। आर्टिकल 370 जो संघ का एजेंडा था मोदी जी फुलफिल कर दिए। राम मंदिर बनाने का स्थापना वो मोदी जी फुलफिल कर दिए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मोदी जी शायद लेके आएंगे। तो आज संघ के कोई काम कर रहा तो मोदी जी कर रहे, फिर कौन से ऐसे चीज आपको ऐसा लगा कि मोदी जी से संघ नाराज है और संघ नहीं चाहते कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने? मोदी जी ने सब हर चीज फुलफिल के लिए, खरगानी साहब।
इट इज ऑब्वियस संघ मोदी जी के ऊपर जरूर नाराज होगा, क्योंकि संघ का पूरा सपोर्ट वो नागपुर में उनका मुख्यालय होने की वजह से उनके साथ में, गडकरी साहब के साथ में उनका कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, उनका आपस में मेल जोल बहुत अच्छा था। और संघ को ये मोदी जी का डिक्टेटरशिप बिल्कुल मान्य नहीं है। संघ ऐसा कभी कहता नहीं है कि ये भारत में ये टाइप का डिक्टेटरशिप आ जाए, और डिक्टेटरशिप अगर लाने का है तो संघ के कंट्रोल के नीचे आना चाहिए, ऐसा ही संघ को लगता था। लेकिन मोदी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। दूसरी बाजू से देखेगा तो मोदी जी का, उनका खुद का कद बहुत कम हो गया है। उनको अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। बहुत सारे अखबार अभी उनके अगेंस्ट में ये सब कर रहे हैं, और उनको अभी सिर्फ कांग्रेस का थ्रेट नहीं है, उनके प्राइम मिनिस्टरशिप को गडकरी का भी थ्रेट है। और इसके लिए गडकरी का थ्रेट बाजू में करने के लिए, उसका गडकरी को डिमोरलाइज करने के लिए, जैसे पहले भी उन्होंने, गडकरी वॉज प्रेसिडेंट ऑफ एंटायर बीजेपी इन कंट्री, यस, हाँ, गडकरी को पहले साइड ट्रैक करने के लिए उनके ऊपर बहुत सारा इल्जाम पहले भी लगाया। और अभी ये जो मथुरा का हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, ये मथुरा का एक्सप्रेस वे के ऊपर, सर द्वारका दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो है जी, वो एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर ये मोदी जी का ही खास आदमी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, एक कैग में उसके ऊपर एक इल्जाम लगाया, उनके ऊपर एक ऑब्जेक्शन लिया गया कैग के अहवाल में, और उसकी वजह से गडकरी को वो लोगों ने कठघरे में खड़ा कर दिया। एक्चुअली कैग का जो द्वारका का जो रोड है, वो द्वारका का रोड का 18 करोड़ पर किलोमीटर उसका बजट था, लेकिन अभी इट हैज गॉन टू 250 करोड़ पर किलोमीटर, और 29 किलोमीटर रोड बनाने का था। तो ये सब इतना एस्केलेशन, प्राइस एस्केलेशन और उसका बिल पेमेंट होने के बाद में कैग ने उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, और कैग का ऑब्जेक्शन मोदी गवर्नमेंट होने के बाद भी अपने गवर्नमेंट के मिनिस्टर के ऊपर, मतलब गडकरी जी के ऊपर, मोदी जी ने उनको कैग को छोड़ दिया। क्योंकि कैग का जो प्रमुख है, वो कैग का प्रमुख मुर्मू करके जो है ना जी, गिरीश चंद्र मुर्मू, That's right. तो गिरीश चंद्र मुर्मू वो मोदी जी का खास आदमी है। जब भी मोदी जी गुजरात गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर थे, तभी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मुर्मू, जी, उनके साथ में काम करता था। और गुजरात से वो दिल्ली में मुर्मू को लेके गए, और मुर्मू को ऐसा पोजीशन के ऊपर बिठाया जैसा ईडी सीबीआई उनके हाथ में है, वैसा ही ये कैग उनके हाथ में लेके जिसको चाहिए उसको नीचे दबा सकते हैं, ऐसा कंडीशन में लाके रख दिया। अभी गडकरी को दबाने का कोशिश मोदी कर रहा है, ऐसा मेरा आरोप है, क्योंकि उनको थ्रेट गडकरी का है। गडकरी के बारे में सर्वपक्षीय मत ऐसा अच्छा है, गडकरी सबको हेल्प करता है, ऐसा बाकी पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं। और अगर मोदी पंतप्रधान नहीं रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन नितिन गडकरी है, और मोदी जी और शाह को ये मंजूर नहीं है। Sir, इसके Mr. लिए Mr. Murmu was also the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. हाँ, जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उनके पास बहुत सारे पोर्टफोलियो थे, लेकिन वो मोदी जी का खास आदमी था। जी, अभी भी है, गुजरात, अभी भी है, वो ओडिशा से आए हैं जी, ही इज फ्रॉम ओडिशा, Yes. लेकिन गुजरात में उनका उत्कर्ष हो गया, जी, गुजरात में उनके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आ गया। अभी जो मोदी जी बोलते हैं वो करते हैं। अभी उनका ही आदमी
उनके ही एक मिनिस्ट्री के एक मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा रहा है, इसका मतलब देश क्या समझे? ऐसा कभी होता नहीं है। ये गडकरी तो क्या अपोजिशन पार्टी का कोई लीडर नहीं है, अपोजिशन पार्टी के स्टेट का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, उनका ही कैबिनेट मिनिस्टर, उसके ऊपर अगर ये इंक्वायरी लगा रहे हैं तो उसके पीछे राज अलग है। मोदी जी बहुत घबरा गए हैं। उनका जो 15 अगस्त का जो स्पीच देखा, वो स्पीच के ऊपर भी मालूम पड़ता है, उनको मालूम पड़ गया है कि हम लोग वापस सत्ता में नहीं आ सकते, कम से कम वो खुद आ नहीं सकता। और उनको मालूम पड़ गया कि उनके मिनिस्ट्री में भी राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे लोग उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं। उनके मिनिस्ट्री में भी बहुत सारे लोग उनके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं करते क्योंकि वो लोग उनको डरते हैं। और उनके जो एमपी है वो एमपी में भी अनरेस्ट है। इसके लिए अगर गलती से भी मेजॉरिटी आ गई तो मैं खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, मेरे लिए दूसरा कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होना चाहिए। एंड गडकरी वाज द बेटर ऑप्शन फॉर पीएम प्राइम मिनिस्टरशिप। इसके लिए गडकरी का काटा निकालने का काकानी साहब, बट महाराष्ट्र में मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि अगला झंडा वंदन इंडिपेंडेंस डे का लाल किला से मोदी जी ही करेंगे। अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट में बोला कि मोदी जी मई 2024 में फिर तीसरी बार उनका ये स्वेरिंग इन सेरेमनी होने वाला है। एंड महाराष्ट्र के लिए टारगेट दिया 45 आउट ऑफ 48। कारखानी साहब, 45 आउट ऑफ 48, दिस इज अ कॉन्फिडेंस लेवल। और टारगेट दी दिए देव फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार, और तीनों काम पे लग गए। और कोऑपरेटिव मूवमेंट को महाराष्ट्र में हाईजैक करने के लिए जबरदस्त तरीके से आपने देखा, मंच पर पवार, शरद पवार साहब भी थे, अमित शाह जी थे, अजित पवार, तो एनसीपी has been brought in. यस एनसीपी। तो 17 ये गणित वो, और फास्ट ट्रैक में लोग काम कर रहे हैं, बहुत फास्ट ट्रैक में काम कर रहे हैं कि कैसे भी पूरे एनसीपी के कोऑपरेटिव मूवमेंट को अपने साथ लेके। और क्या आपको लग रहा है कि ये 45 आउट ऑफ 48 जो टारगेट लगा है, और जिस प्रकार से अमित शाह आके बहुत सारे मीटिंग यहां पर लिए, कोऑपरेटिव सेक्टर में पूरे शुगर मिल्स को रिवाइव करेंगे, अलग अलग चीज को रिवाइव करेंगे, बहुत पैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट, हर्षवर्धन पाटिल भी बोल रहा था कि बहुत बढ़िया स्कीम है अमित शाह ने ले। तो सर कैसे कारखानी साहब देखते हो, क्या देव सफल होंगे 45 आउट ऑफ 48 लाने में? बिकॉज 45 यहां से नहीं मिला तो बहुत तकलीफ हो जाएगा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए। देखो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में मैं क्या बोलूं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस लेवल इतना बड़ा है कि वो टेक्नोलॉजी के बारे में भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, हिस्ट्री के बारे में भी वो कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। जब भी वो रडार के बारे में बात करते हैं तो क्लाउड आने के बाद में रडार कोई भी फाइटर प्लेन को ट्रेस नहीं कर सकता, इतना बड़ा उनका कॉन्फिडेंस लेवल है। गटर के गैस की वजह से वो लोग चाय बनाने का कॉन्फिडेंस लेवल है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत बड़ा है। इसके लिए वो तो 48 आउट ऑफ 48 बोलेंगे तो भी वो कॉन्फिडेंस लेवल तो देश के सामने वो रख सकते हैं, महाराष्ट्र के सामने रख सकते हैं। उनका बोलने का और एक्चुअल करने का इसमें बहुत अंतर है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना था कि हर एमपी एक एक गांव लेगा और हमारे 500 एमपी 500 देहात को सुधार के एक स्मार्ट देहात बनाएगा। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना था कि हम लोग 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। उनका अभी कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा है कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन वो लोग मॉडर्न करना चाहते हैं। वो तो कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल में क्या होता है ये देश की जनता जान रही है। असल में किसान लोग मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एक एक स्कूल का कंडीशन इतना देश में खराब है। कम से कम महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे स्टेट में और केरल स्टेट में ये स्कूल का कंडीशन अच्छा है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और ये सब जगह पे ये स्कूल का कंडीशन इतना खराब है, किसान का कंडीशन इतना खराब है, इंडस्ट्री का कंडीशन खराब है, तो उनको कॉन्फिडेंस लेवल दिखाने के लिए क्या जाता है? जी, लेकिन ये बताएं सर, ये तो आपने बात करी जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, जहां तक के देवेंद्र फडणवीस जी का प्रश्न है, उनका भविष्य क्या है सर? मतलब वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, वो तो बेचारे फंस गए, जैसा आपने कहा उनका सैंडविच बन गया। एक तरफ अजीत दादा पवार, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे साहब, और तीसरी तरफ
103 बीजेपी के एमएलए सब नाराज। वो कहते हैं कि यार हम 103 हम लोग क्या कर रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं क्या? मतलब ये अब एनसीपी के जो लोग आए 9 मंत्रालय इनको दे दिए। और वो जो एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग आए हुए हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारा क्या 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 देखते हैं सर चिंतामणि खरकने साहब, क्या करेंगे फडणवीस साहब इसको लेकर के? देखो टू बी वेरी फ्रैंक, जी हर पार्टी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं। जी बीजेपी के पास भी बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छे लोग थे। हमारी सुषमा स्वराज जैसी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो थी, जी उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस का जो मॉडिफिकेशन किया, आपको मालूम है, आपको हर एक आदमी को मालूम है, पासपोर्ट निकालने का बोलेगा तो बहुत जिक्र का काम था। इट वॉज ए टीडियस जॉब। यस इट वाज। लेकिन पासपोर्ट का इतना इजी कर दिया कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और ऑनलाइन सब काम और बिना झंझट पासपोर्ट आपके घर में आ जाता है। ये सब सुषमा स्वराज ने किया है। ऐसे अच्छे लोग बीजेपी में थे, लेकिन वो सब अच्छे लोगों को एक साइड में किनारे करके ये आदमी ने, अभी देखो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो नरेंद्र मोदी। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, तो नरेंद्र मोदी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, तो नरेंद्र मोदी। बाकी कोई मिनिस्टर का नाम ही नहीं हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे इनॉग्रेशन करने का और हर चीज का क्रेडिट लेने का काम ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। इसके लिए अभी देश नहीं, बीजेपी के लोग भी उनके ऊपर नाराज हो गए हैं। जो आदमी पार्टी का काम करता है उसको अपने आप के आपके ऊपर थोड़ा विश्वास रहता है, और मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरा भी नाम बढ़ेगा, मुझे भी फेम मिलेगा, मैं भी अच्छा काम करने वाला आदमी करके हिस्ट्री में मेरा नाम आएगा, ऐसे सब लोग सोचते हैं। और ये नैसर्गिक है, ये नेचुरल है। लेकिन उनके पार्टी में काम कोई भी करे, नाम सिर्फ मोदी जी का ये चल रहा है। 5 साल नहीं, अगले 10 साल भी, अगले 5 साल भी चल रहा है। इसके लिए अगर मोदी जी आ जाएंगे तो हम लोग वैनिश हो जाएंगे, हमको कोई याद नहीं रखेगा, हमारा नाम मिट जाएगा, ऐसी फिक्र सबको है करके सब एमपी नाराज है। तो आपके मुताबिक सर महाराष्ट्र में क्या होने वाला है ये तो बता दें, क्या लगता है आपको? देखो, ये मीडिया कुछ भी करे और इंटरनल पॉलिटिक्स कुछ भी होने दो, जी मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत जोर से मतदान होगा। और भारतीय जनता पार्टी के, मुझे नहीं लगता है 10-12 के ऊपर उनके एमपी, जो 10-12 एमपी जो मैं बोल रहा ना, उन्होंने सचमुच अच्छा काम किया है। जो एमएलए उनके चुन के आएंगे महाराष्ट्र स्टेट में, उनका कैरेक्टर, उनका बिहेवियर, उनका इंटेलिजेंस और उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। और उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको लोग अच्छा आदमी करके पहचानते हैं, करके वो लोग शायद चुन के आ सकते हैं। बाकी लोगों का चारित्र एनसीपी से आ गए, वो शिंदे गुट से आ गए, ऐसे लोग आ गए, उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम है, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप है। ये लोग लोगों को पसंद नहीं आएंगे और लोग उनको बाजू में किनारे कर देंगे। करण साहब, आदित्य ठाकरे जी नासिक में थे, उन्होंने कहा कि द रोड्स आर वेरी बैड, नासिक के जो एक्सप्रेसवे इट इज वेरी बैड, पूरे पॉटहोल्स है एंड गवर्नमेंट हैज टू लुक सीरियसली अबाउट इट, आदित्य ठाकरे जी ने कहा। और मगर 2 दिन पहले राज ठाकरे जी ने भी पूरे मुंबई गोवा एक्सप्रेस हाईवे का आंदोलन शुरू कर दिया था। करीबन 17-18 जगह पे मनसे के कार्यकर्ता ने कहीं पर टोल नाका तोड़े, कॉन्ट्रैक्टर के गाड़ी जेसीबी मशीन तोड़े, कोई ऑफिस तोड़ दिया। तो क्या आपको लगता है ये जो संघर्ष चल रहा है, यूनाइटेड रहेंगे तो अच्छा होगा, बंटवाए मींस दोनों साथ में करेंगे, कि कैन राज ठाकरे जी टेक ऑन उद्धव ठाकरे जी वोट्स? बिकॉज संघर्ष अभी मनसे की तरफ से भी एकदम ग्रास रूट लेवल पे बहुत मजबूती से मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में चालू है। हाउ डू यू आर अ वेरी ट्रस्टेड लॉयल ओल्ड शिव सैनिक जो बाला साहब ठाकरे जी साहब के साथ भी थे,
तो आपको इस चीज को कैसे, क्या आपको लग रहा है कि वोट का बंटवारा होगा, नहीं होगा? हाउ डू यू स्टडी दैट? आपका स्टडी क्या है सर कालकानी साहब? देखो, भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि वोट का बंटवारा हो जाए। उसके लिए उनके पास फॉर्मूला 44 रहता है। वो खांसी के लिए फॉर्मूला 44 बाजार में मिलता है ना, वैसा उनके पास एक फॉर्मूला 44 मिल रहता है। वो फॉर्मूला 44 को अपना के वो लोग जाति में झगड़ा, धर्म में झगड़ा, पार्टी में झगड़ा, उच्च नीच, पार्टी में इसको अपनाओ, उसको छोड़ दो, इसको अपनाओ। कभी राज साहब के घर में वो लोग जाते थे और उनके साथ में बड़ी बड़ी बात करते थे। उनको ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ में काम करेगी, लेकिन फिर बाद में उनको बाजू में छोड़ देते थे। मतलब किसी को पकड़ना, किसी को छोड़ना, ऐसा खेल जो रोड के ऊपर खेल चलता है ना डोंबारी का, वैसा खेल वो खेलते थे। लेकिन जनता ज्यादा टाइम ये सब खेल नहीं देख सकती। और हर राज्य में हर नेता को अभी मालूम पड़ गया है कि बीजेपी हमारे साथ में बदमाशी कर रही है और बीजेपी हमको खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए हर आदमी को एक साथ में जुड़ना पड़ेगा। अपना वैयक्तिक स्वार्थ, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा बाजू में रखना पड़ेगा और एक साथ में आके बीजेपी को हराना पड़ेगा, क्योंकि उनका अस्तित्व बीजेपी को हराने के बाद में ही साबित हो सकता है। नहीं तो वो लोग अस्तित्वहीन हो जाएंगे। जी कारखाने साहब, दैट्स जस्ट अबाउट इट। चलते चलते ये भी बता दें, आपके मुताबिक जो इंडिया अलायंस है, क्या वो सक्षम है लोकसभा 2024 जीतने में? ये इंडिया अलायंस क्यों बना? इंडिया अलायंस इसके लिए बना कि भारतीय जनता पार्टी और स्पेशली मोदी जी का काम करने का तरीका हर एक स्टेट के पार्टी लीडर को बहुत तकलीफ वाला लगा। उधर दिल्ली में केजरीवाल नाराज, उधर ममता बनर्जी नाराज, हर स्टेट में हर स्टेट का चीफ नाराज था और नाराज है। और इसके लिए वो भी उनके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, लड़ो और मरो, लेकिन लड़ो या जंग जीतो, ये दोनों में से उनको जो सही लगेगा वो करने के लिए वो सब तैयार है। जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन ये विदेश से बीजेपी का जो विचार है, मैं बीजेपी को उखाड़ दो बोलेगा तो बीजेपी के कोई आदमी को उखाड़ दो ऐसा नहीं कहता हूं मैं। बीजेपी का जो विचार है, ये जो विचार है, ये विचार उखाड़ने के लिए सब लोग एक साथ आए हैं और सब लोग एक साथ रहेंगे। मैं तो कहता हूं उनको रहना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका अस्तित्व जैसे गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया, वैसा हर पार्टी का अस्तित्व खत्म कर हो सकता है। यहाँ पे महाराष्ट्र में शिवसेना का अस्तित्व भी खत्म करने का उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन 56 ईयर से शिवसेना चल रही है और हर एक आदमी, अभी मेरे जैसा बूढ़ा आदमी भी, मेरे जैसा सीनियर सिटीजन भी पार्टी का काम करने के लिए घर के बाहर निकल गया। वो इसके लिए निकल गया, अगर हम घर के बाहर नहीं निकलेंगे तो मैं जो पार्टी के ऊपर इतना सालों से प्यार करता था, पार्टी का काम करता था, वो पार्टी हमारी वैनिश हो जाएगी। अस्तित्व की लड़ाई है करके हम लोग बाहर निकले हैं, किसी को चुन के देने के लिए और किसी की चापलूसी करने के लिए हम लोग नहीं बाहर निकले हैं। अगर हम लोग बाहर अभी निकलेंगे नहीं ये उम्र में, तो ये हमारे पक्ष के लिए, हमारे विचार के लिए बहुत हानिकारक होगा। इसके लिए हम लोग बाहर निकले हैं और बहुत सारे शिव सैनिक यही सोच से चल रहे हैं। राइट, थैंक यू सो मच सर। कारखाने साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जबरदस्त, बहुत बहुत ही मजा आता है आपसे बात करके, दिल खुश हो जाता है बिल्कुल। आत्मा जो है वो तृप्त हो जाती है आपसे बात करके। नमस्कार सर, नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। That was nice, Pradeep ji.
बिल्कुल सर. When he Fantastic. says when a senior citizen like me is forced to step out of the house to save the party that was founded at the time when he was a very young man, you can well understand what's going on Yes, sir. in the minds of the people of Maharashtra. Now, the BJP really and truly has to wake up. My point about the BJP is that the BJP seems to be living in la la land, very frankly speaking. They don't seem to realize the kind of anger, resentment and frustration that people have. Right! You have repealed Article 370. Wonderful. राम मंदिर आपने बनवाया है, जबरदस्त. अरे यार वो 1150 रुपए का जो गैस सिलेंडर है उसका क्या? जो टमाटर 200 रुपए में बिक रहे हैं उनका क्या? जो तूर की दाल है प्रदीप जी आज की तारीख में 150 रुपए की है. That too very bad quality dal, by the way. The actual dal you're getting for Things about are bad. 200. Yes. I mean, this is terrible. Right, that's just about it from both Pradeep ji and myself, and we'll of course take a few comments. आप अपने comments जरूर भेजें and do subscribe to the channel. आप channel को जरूर subscribe करें and let's take a look. Let's take a look at some of the comments which have come in. Hello Rahul, goodbye Modi. Who's this? Moa Chanki. All right. That's a new one. This could be used as a slogan by the Congress. Yes. Hello Rahul, goodbye Modi. Oh God. Sukh Parihar. Views shared on this channel do not reflect reality in the political landscape of this nation. Right. Yes sir. Sukh Parhar. Thank you for telling us, sir, and thank you for opening our eyes. निजामुद्दीन रईन, आपको तो मंत्री होना चाहिए, ईमानदार बोर्ड नेताजी हैं. जी, इमरान खान साहब लिखते हैं. मैं इमरान खान JK3ID. जय हो कांग्रेस. अमीन मुगल 4240. ये निजामुद्दीन रईन साहब के ऊपर बड़े रिस्पॉन्स आता है ज़्यादातर. बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. ये रेहान बिजले साहब हैं. रेहान बिजले 9783. पॉलिटिक्स में कभी कभी लॉयल्टी को आगे जाने का मौका नहीं मिलता. जो बाहर से आते हैं आ जाते हैं हमेशा आगे दिखते हैं. अपना अच्छा काम जारी रखेंगे अपने देश को बचाने के लिए. यूनाइटेड वी स्टैंड एंड वी विल. दैट्स व्हाट ही सेज. But I tell you what, Nizam spoke very well yesterday. He really truly spoke very, very well. Now, Nizam sir, आप सही कह रहे हैं. कल्पना इंडिया जी बोल रही हैं. Right. That's just about it as far as we are concerned. And do keep sending in your comments. We love to read what you have to say, irrespective of the way you say it or what you say. Well, that's just about it on Nation Now. Nation Now में आज सिर्फ इतना ही. And even though everybody says that it's going to be very difficult for Mr. Modi, maybe, but I still don't see Mr. Modi losing 2024, very frankly speaking. That's my opinion, of course. I may be wrong, but I don't think so. Not as yet, because the opposition still hasn't come out with a great alternative model. The BJP's model, everybody knows. The opposition's model cannot be just that the BJP's model is bad. What is your model? Unless and until, Pradeep ji, they come out with something of their own, which is far better than what the BJP has to offer, I don't think Mr. Modi has too much to worry about. Of course, he has something to worry about in the sense that he may not cross 303, but he'll be back. You don't know worry. Things are still. He might even get 350 if we get a part of POK with us. Exactly. Pakistan occupied Kashmir अगर आ गया और जो हम लोग बात कर रहे थे अभी अभिषेक मिश्रा जी से कि डेप्सैंग प्लेन्स और डेमचौक वो जो हॉट स्प्रिंग्स के पास जो जगह है बोगरा नाला जिसको बोलते हैं वहां से अगर चाइनीज हट गए because they pushed us out, they put their tents over there. 36 पॉइंट्स हैं जहां पर अभी हम लोग नहीं जा सकते. अगर वो पीछे हट गए that will be a huge victory for Mr. Modi. That will be fantastic if we are actually able to do that. And that will be really and truly lovely if status quo ante as it prevailed before April 2019, that is before Colonel Babu was murdered and brutally murdered, is restored. That would be really something. Well, that's just about it.
आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम।